हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 10 की बुक, जिसका हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम। इससे पहले का टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और हम लोग चलिए आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। समावेशी शिक्षा सभी वर्ग सभी प्रकार के बालकों के लिए है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बालकों की शिक्षा की अनिवार्यता को सुनिश्चित करता है। अतः समावेशी शिक्षा द्वारा शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान है। समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के बालकों के लिए ध्यान देता है, सभी प्रकार के बालकों की शिक्षा के लिए ध्यान देता है। और इसमें इसका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जो समावेशी शिक्षा के जितना भी अधिकार है, शिक्षा के अधिकार है, उसका क्रियान्वयन में ये महत्वपूर्ण योगदान करता है। क्रियान्वयन यानी कि उसको कार्य में लाने के लिए वो महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से सभी बालक शिक्षा से संबद्ध हो रहे हैं। अतः समावेशी शिक्षा के अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इन लाभों के अध्ययन के लिए शिक्षा के अधिकार को समझना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा से हम लोग को बहुत लाभ हो रहे हैं और इस लाभ को जानने के लिए हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है उसको जानना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे क्या क्या अधिकार हैं। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि सारे बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है और वो भी गुणवत्तापूर्ण सबको प्राप्त हो। तो ये हम लोग के अधिकार हैं और इसे राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से क्रियान्वयन किया जाए। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अपने पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। अभी हम लोग देखते हैं जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोग ट्रेनिंग भी किए होंगे और सेकेंड ईयर में भी ट्रेनिंग करेंगे। अभी लॉकडाउन के कारण ये सब तो पॉसिबल नहीं है, बट जब आप किए होंगे तो आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 14 वर्ष तक, यानी प्राइमरी वाला में 8वीं क्लास तक के बच्चों को वहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है तथा भोजन भी दिया जाता है। उन्हें विद्यालय के जितने भी पाठ्य पुस्तक हैं, उनका ड्रेस है, उनको जितने भी खर्च होते हैं, मध्याह्न भोजन भी उन्हें निःशुल्क दिया जाता है। सरकार बालक को निःशुल्क विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराएगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं होती। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून सन 2009 का पारित होना भारत के बालकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इससे क्या होता है, हम भारत के प्रत्येक बालक शिक्षा का जो अधिकार है उसे प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, अर्थात वह शिक्षित होने की ओर बढ़ते हैं। परिणाम, भारत के इतिहास में पहली बार बालक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया है उसके कारण ही भारत के जो प्रत्येक बालक हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों, प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उनको मिल रहा है, जिससे राज्य सरकार द्वारा और परिवार और समुदाय की सहायता से पूर्ण किया जाएगा। और सबके परिवार से, राज्य सरकार द्वारा और समुदाय के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक में केंद्र राज्य सरकारें के उत्तरदायित्व के बारे में स्पष्ट निर्देश है, यानी केंद्र का क्या इसमें उत्तरदायित्व है और राज्य क्या उत्तरदायित्व है, दोनों ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। साथ ही इस बारे में विद्यालय, समाज और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए यह भी निर्धारित किया है। मतलब हमारे परिवार का, समाज का, विद्यालय का क्या भूमिका होगा इसमें, यह भी यहाँ पे दिया हुआ है। यह भी निर्धारित किया गया है कि निर्देशों के विधेयकों के साथ अध्याय और 38 खंडों में बांटा गया है। इसमें क्या है, 38 खंडों में बांटा गया और इसको 7 अध्यायों में बांटा गया है। 7 अध्याय में, 38 खंड में 7 अध्याय में बांटा गया और 7 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग एजुकेशन फ्रेमवर्क से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग अध्याय पढ़ लेते हैं। पहला है अध्याय 1 प्रस्तावना। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा विधेयक की प्रस्तावना में विद्यालय को निर्धारित किया कि इस अध्याय के खंड 2 में विद्यालय को परिभाषित करते हुए मुख्य 4 प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा की दृष्टि से बल दिया गया है। अब कौन कौन सा प्रकार में बांटा गया है और शिक्षा के इसको बल दिया गया है, कौन कौन सा। तो पहला है सरकार द्वारा पोषित एवं संचालित विद्यालय। सरकार द्वारा, जैसे गवर्नमेंट स्कूल जो है वह सरकार द्वारा पोषित, यानी उसे खाना वाना भी दे रही है, और संचालित यानी कि उसका जितना भी टीचर उचर है सबका कार्यभार किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। और जो अब बालकों को जो ड्रेस मिल रहा, ड्रेस कोड है, उन लोग का अकाउंट में पैसा आता है बुक्स कॉपी के लिए या स्कूल के तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। जनरली गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग देखते हैं स्कूल के साइड से प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये सारा सरकार द्वारा पोषित और संचालित
संचालित विद्यालय, ये पहला प्रकार है। विशिष्ट विद्यालय जैसे कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सबका भी ये सब है, जिसमें आपको KVS है और नवोदय विद्यालय है, ये सारा कुछ में आप लोग को फ्री शिक्षा दिया जाता है या कुछ पैसे लिए जाते हैं। सरकार से अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, मतलब जो सरकार के फंड द्वारा चलता हो, अनुदान ना पाने वाले विद्यालय। और ऐसे विद्यालय भी हैं जो सरकार से अनुदान नहीं पाते या किसी भी तरह का फंड नहीं चलता। कुछ आजकल विद्यालय ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट के फंडिंग से चलते हैं। नेक्स्ट, अध्याय 2, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसके लिए है? विधेयक के दूसरे अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। यानी दूसरे अध्याय में क्या दिया गया है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इस अध्याय के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को अपनी शिक्षा के लिए कोई व्यय देना नहीं होगा। आप लोग देखते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। यदि कोई खाने पीने के लिए भी एक तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई पैसा नहीं दिया जाता, प्लस मध्याह्न भोजन भी उन्हें मिलता है। यदि कोई बालक अधिक आयु 8, 9, 10 या 12 वर्ष का है और शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तब उसे कोई शुल्क तब भी, यानी अगर उसे 8, 9, 10 शुरू से 6 से नहीं पहुंच रहा, 8, 9, 10 या 12 वर्ष तक भी है, तब भी उसे शिक्षा निःशुल्क ही दिया जाएगा। उससे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार को ना तो विद्यालय में प्रवेश से रोका जा सकता है, यानी किसी भी बालक को विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, और ना ही शिक्षा पूरी होने तक उसे विद्यालय से निकाला जा सकता है। मतलब जब तक वो 8वीं तक की परीक्षा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता। विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई बालक निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसके बाद से निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। यानी 14 वर्ष, यहाँ तो प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों को जो है निःशुल्क है, लेकिन अगर 14 वर्ष के बाद भी बालक 8वीं तक का, यानी प्राथमिक शिक्षा अगर नहीं ले पाता, तो 14 वर्ष के बाद भी उसे यह शिक्षा प्राप्त होता रहेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। यदि बालकों का एक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर एक विद्यालय से नहीं हो पाता, अगर उसके पेरेंट्स कहीं और चले जाते हैं या फिर बच्चा का घर बदल जाता है, तो वह दूसरे विद्यालय में ले सकता है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ले सकता है। यह व्यवस्था भी निःशुल्क है, इसमें भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा या चार्ज ही नहीं लगेगा। साथ ही दोनों विद्यालय प्रबंधकों को यह उत्तरदायित्व तो होगा कि वह स्थानांतरण प्रक्रिया में अपना पूर्ण सहयोग देंगे और किसी भी बालक के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो भी उनका जो प्रोसेस होता हो, उसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा और साथ में उनको वो पूर्ण सहयोग भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अध्याय 3, सरकार के उत्तरदायित्व। अब सरकार के क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। अध्याय 3 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक के अनुपालन के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। मतलब जो स्थानीय प्रशासन है उनका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो है कुछ ना कुछ एक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि इसके लागू होने के 3 वर्ष के अंदर सरकार द्वारा समुचित विद्यालयों का प्रबंध किया जाएगा। मतलब जिस तरह जब से ये आरटी जो 2009 जब से लागू हुआ है, तब से 3 वर्ष के अंदर सारी जगह पे विद्यालय का प्रबंध किया जाएगा। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि विद्यालय से बालकों के निवास स्थान की दूरी अधिक ना हो। अभी आप लोग देखते होंगे कि जगह जगह पे गवर्नमेंट स्कूल है, जिससे क्या होता है प्रत्येक बालक पहुंच सके। जिसका घर बहुत दूर हो, उधर दूर दूर तक गवर्नमेंट जो स्कूल है उसका प्रबंध है। इस विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी। मतलब जितना भी तरह का ज़रूरत पड़ेगा उस तरह का व्यवस्था सरकार और जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान के अंतर्गत सहायता प्रदान करेगी। यानी केंद्र सरकार कितने राज्य में कितने विद्यालय हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका कितना खर्च है, उस सबको वो निर्धारित करेगी और निर्धारित करके उसको फंड देगी। साथ ही केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी। मतलब जो नेशनल करिकुलम हो, वो सिलेबस पाठ्यक्रम कैसा हो, उसका भी फ्रेमवर्क भी तैयार करेगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन एवं क्षमता विकास को प्रोत्साहित करेगी। अभी जो हम लोग ट्रेनिंग लेने लगे हैं, अभी जो प्रशिक्षण लेने लगे हैं, वो कंपलसरी भी करेगी। धीरे धीरे हो ही गया, पहले तो ये नहीं था। को प्रोत्साहित करने के हेतु राज्य सरकार का आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। यानी जितना भी चीज़ का आवश्यक जितना तकनीकी सहायता का ज़रूरत है, यानी टेक्निकल, वो सारा चीज़ वो
अवेलेबल कराएगी। अभी प्रशिक्षण का ज़रूरत हो गया है, विद्यालय में कंप्यूटर आ गए हैं, लैब हो गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, ये सारा चीज़ वो लोग अवेलेबल कराएंगे। अध्याय 3 विधेयक में सरकार के उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक विद्यालय में प्रवेश एवं प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपस्थिति निश्चित किया जाए। यानी 6 से 14 वर्ष तक जितने भी आसपास में बच्चे हैं उनको विद्यालय जाना है और उनको मतलब उनका जो उनका अटेंडेंस मान लेते हैं, उनका जो अटेंडेंस है वो उपस्थिति जो है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। ये सब क्या है, विद्यालय में प्रवेश के बाद जितना भी प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो उनका प्राथमिक शिक्षा है वो जब तक पूर्ण मतलब कि जब तक 8 क्लास तक का वो पूर्ण हो जाते हैं वो किसी तरह से विद्यालय ना छोड़े, इन तरह की बातों को ध्यान में रखा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कमजोर और वंचित वर्गों के बालकों के साथ कोई भेदभाव ना हो, यानी जो कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सरकार और स्थानीय शासन द्वारा की जाएगी। मतलब विद्यालय भवन का निर्माण, शिक्षक की जितनी सामग्री हैं और जितना भी आवश्यकताएं हैं व्यवस्थाएं सरकार और स्थानीय शासन द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का उत्तरदायित्व होगा कि वे इस विधेयक के प्रावधानों को कार्य में लाने के लिए धन का प्रबंध करें। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों का कर्तव्य होगा कि वो इस कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन का प्रबंध करें। इसी अध्याय में बालकों के अभिभावकों के लिए भी निर्देश है कि प्रत्येक अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाएंगे और उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। अभी बोला गया था कि समाज का, प्रशासन का, विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनका विद्यालय का यानी जो शिक्षक होते हैं उन्हीं का भरपूर सहयोग होना चाहिए, जिसके कारण जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्रवेश भी दिलाएंगे और साथ में उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी भी करवाएंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं इतना ही। इसका 7 प्रावधान है, 7 अध्याय 7 हैं, तो अभी हम लोग इसमें पढ़े हैं 3 के बाद हम लोग 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं इसे नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। और आप इससे पहले के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।